Welcome students, welcome to CMA classes and CMA practical classes. आज हम TDS को ही और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे. हम रेट्स वगैरह इन सब पे डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले मैं एक लॉजिक समझाना चाहता हूँ. TDS क्या और क्यों. जैसे हमने कल एक वीडियो के अंदर 194J सेक्शन को कंसिडर करते हुए और उसके ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया, उससे समझने की कोशिश करी. आज हम समझेंगे कि TDS क्यों, कैसे, कहाँ, कैसे करा गया. ठीक है. तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और जिसको मेरी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें. राइट में बेल आइकन है, उसको दबाएं, जिससे कि आपके पास हर नोटिफिकेशंस आती रहें और आप उनको नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें. थैंक यू. तो देखिए, हमने बात करी थी TDS. TDS का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. अब आपको पता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट है. सपोज इंडियन गवर्नमेंट है हमारी, इसको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, आया ना. तो इसके जो रेवेन्यू कलेक्शन के दो मॉडल हैं, उसमें एक ये डायरेक्ट टैक्स की बात करता है, जैसे जिसकी 31 जुलाई इंडिविजुअल्स की डेट होती है, ठीक, और 30/9 आपकी कंपनीज की डेट होती है, टैक्स ऑडिट वालों की डेट. राइट. तो ये दो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, जिसके अंदर आज की डेट में हमारा सब कुछ GST पे कंसंट्रेट करता है. क्लियर. अब अगर हम TDS की बात करें तो TDS किसको लिंक करता है, डायरेक्ट को या इनडायरेक्ट को, वो हमें समझना है. किसको लिंक करता है TDS? डायरेक्ट को. सबको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी. तो TDS डायरेक्ट टैक्स को लिंक करता है. ठीक है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स को लिंक नहीं करता. अब देखिए, थोड़ा सा बेसिक चीज समझाता हूँ आपको. गवर्नमेंट कहती है ये एक इंसान है, ये अपनी दिन की जरूरतें पूरी करता है. ठीक है. अब इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये अपनी जरूरतें तभी पूरी कर सकता है जब इसके पास कमाई हो. गवर्नमेंट कहती है इसने कमा लिया पैसा, ठीक है, इसके पास पैसे आ गए. अब ये क्या करेगा? उस पैसे को अपने पर खर्च करेगा, ठीक, अपना भरण पोषण करेगा. उसके बाद कुछ बचेगा तो ये सोचेगा मैं समाज सेवा में लगाऊंगी, मैं समाज के लिए लगाऊंगी. ठीक. तो हमारे पास पुअर फैमिली है, फिर हम कहते हैं मिडिल क्लास, और फिर वो तो बहुत सारी बाइफर्केशन होंगी, लोअर मिडिल और ये वो. फिर हम कहते हैं रिच क्लास. ठीक है. तो इसको हम कहेंगे RICH, रिच क्लास. तो आपको क्या लगता है टैक्स कौन देता होगा? अभी हम कंसंट्रेट करते हैं डायरेक्ट टैक्स पे. डायरेक्ट टैक्स कौन देता होगा? मिडिल और क्या पुअर क्लास देती है? इनकम तो है यार, खाने पीने का खर्चा तो चला, उतना ही नहीं है. ठीक. तो जो टैक्स देती है वो कौन सी क्लास देती है? मिडिल क्लास देती है और रिच क्लास देती है. ठीक. अब रिच क्लास कहती है मेरे पास 1 करोड़ है. मिडिल क्लास कहती है आई हैव 10 lakhs. गवर्नमेंट कहती है 1 करोड़ है, इसके ऊपर 30% टैक्स दे दो. कैसा होता होगा? वो हमारी इससे कहेंगे 30% दे दो. क्या ऐसा होता होगा? क्यों? कैसे? बीस लाख तक एवरेज है हमारे पास. एक आंसर है, कहाँ से 20 लाख की एवरेज है? पागल हो जाएंगे लोग. अब मैं बताता हूँ आपको.
इसको कहते हैं स्लैब सिस्टम। स्लैब। मैंने कहा 0 से लेके अगर आपकी 2.5 लाख रुपए की इनकम है, ये मंथली है या ईयरली है? ईयरली है। तो गवर्नमेंट कहती है भाई अगर आप 2.5 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है, या 2.5 लाख तक कमाते हो, कोई आधा 1 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 70,000 कमा रहा है, कोई 80,000 कमा रहा है, तो कहती है वी वोंट टेक अ टैक्स फ्रॉम यू। यानी कि ये जितनी पुअर फैमिली है ये कितना कमाती होंगी? 2.5 लाख के आसपास, इससे भी कम। क्लियर? मिडिल क्लास में भी 2 हो गए, कुछ जो 5 लाख तक कमाएंगे, कुछ जो 5 लाख से ऊपर कमाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा 2.5 से 5 तक हम आपसे 5% चार्ज करेंगे, यानी कि 12,500। ये बात समझ में आई? 12,500 कैसे आया? 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना अमाउंट है? फिगर कितनी है? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% निकालोगे तो 25 या 25 पंजे 125, 12,500। ठीक, गवर्नमेंट कहेगी ये टैक्स दे दो। ठीक, अब लोगों ने बड़ी चीख पुकार मचाई कि भाई ये टैक्स दे देना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात, अगर आपका 5 लाख से नीचे है बिलो, तो आपको 87A के अंदर हम डिडक्शन दे देंगे इस 12,500 की पूरी की पूरी। ठीक, लेकिन अगर आपका 5 लाख से अबव है थोड़ा भी, तो यस, तो आपकी ये डिडक्शन 87A की नहीं मिलेगी। अब आप कहोगे सर आप तो टीडीएस समझा रहे थे, आप पता नहीं कहां पहुंचे। ऐसा नहीं है। इस स्ट्रक्चर को जब हम समझेंगे तो हमें एक्चुअल में टैक्स का ज्ञान हुआ, और उस टैक्स के ज्ञान से फिर हम टीडीएस के ज्ञान पे आएंगे। ठीक, अब सपोज करिए एक ये मिडिल क्लास आदमी है, ये भी तो कहेगा सर 2.5 लाख तो मेरे लिए भी चाहिए ना, तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है ये आपको भी मिलेगी। वो कह रहा है ये वाला मुझे चाहिए, कहेंगे नहीं तुम 5 लाख से ऊपर, तुम्हें छूट की क्या जरूरत है गरीबों के लिए, तो ये छूट उसके पास से ऑटोमेटिक आउट, और फिर आगे के स्लैब के हिसाब से उसकी हम क्या निकाल लेंगे, कितना टैक्स आता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 10 लाख में उसका टैक्स बैठा, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 1 लाख, आई हैव टेकन एन एग्जांपल। ठीक, या 1,20,000 करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, डिस्ट्रीब्यूशन की आसानी के लिए। ठीक, इसकी इनकम कितनी है 10, इसको भी 12 कर देते हैं, लेट इट बी इट। ठीक है, तो अब इसको पैसा कितना मिल रहा है हर महीने? 1 लाख। इसका टैक्स कितना है? ठीक, क्लियर? यहां पे बात करी हुई, इसको पैसा कितना मिल रहा है? 12, टैक्स कितना है? 1,20,000, हर महीने पेमेंट कितनी आ रही है? 1 लाख। ठीक, अब इसको 12 महीने तक ये पेमेंट मिली, या मैं कहता हूं 10 महीने तक ये पेमेंट मिली, तो 10 महीने तक कितने मिले? 10 लाख। उसके बाद एम्प्लॉयर ने कहा भाई अगले महीने की पेमेंट कितनी है? 20,000 का टीडीएस ही है, मैं देता हूं तक 80,000। ठीक, इसका 1,20,000 का टीडीएस कट गया, ऑब्वियसली बात है, टोटल बैठा कितने का? 12 लाख। ठीक बेटा, यहाँ पे 1,20,000 का टीडीएस कट गया, तो टोटल कितना बैठा? कोई परेशानी यहाँ पे? हाँ या ना? है? ये बात समझ में आई? अब होगा क्या? सेक्शन 92 या 192 ऐसे बोलिए, ठीक है। अब वो कहता है अगर सैलरी आपके यहां से कोई ड्रॉ कर रहा है और आप सब अकाउंटेंट्स हैं, तो आपको एक कैलकुलेशन करनी है अकॉर्डिंग टू स्लैब एंड ऑल द एवरीथिंग। यू यूज योर एनी कैलकुलेटर, मतलब हम उसको कई बार एक्सेल में भी बना लेते हैं, सॉफ्टवेयर हैं उसमें बना लेते हैं, एंड वी फीड ऑल एवरीथिंग्स विच इज अवेलेबल टू अस।
जैसे LIC, PPF, उसने चिल्ड्रन एजुकेशन फीस कितनी दी है, या उसने कोई हाउसिंग लोन तो नहीं ले रखा, तो लोन लॉस उसको डिक्लेयर तो नहीं करना। उन सबको ध्यान में रखते हुए जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है जहाँ पे वो नौकरी कर रहा है, वो डिसाइड करती है कि इसका पूरे साल का क्या बैठेगा। सपोज 1,20,000 बैठेगा, ठीक है। तो अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो साल के आखिर में काट ले, या वो हर महीने देता है। तो अब फायदा किसमें है, किसका फायदा और किसका फायदा? अब एम्प्लॉई है, मेरे को 1,00,000 मिलना था, आपने कहा अगर 1,00,000 मिलना था तो भाई हर महीने 10,000 काट लो तो 90,000 मिल जाएगा, विच इज वेरी ऑब्वियस, आसान भी है। मैं सोचूंगा मेरी इनकम 90,000 है, बाकी गवर्नमेंट का टैक्स ज़्यादा, तो मेरे को पूरे महीने साल में कितना मिला, 12,900, कितना, 10,80,000। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और उसके बाद मेरे को क्या मिलेगा, 1,20,000 का TDS कट जाएगा, जो मेरे पैन में चला गया। तो कंपनी तो 12 लाख पे कर देना, 10,80 मुझे किया, 1,20 गवर्नमेंट को करे। ये बात समझ में आ गई। अगर वो हर महीने काटेगा 10,000, तो आखिरी में जाके 1,20 बैठेंगे, उस बंदे के ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, कंपनी को भी हर महीने जमा करना है। और गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, पैसा मिलता कब, मार्च में, या जब साल खत्म हो जाता तो वो टैक्स जमा करता। गवर्नमेंट का टेंशन खत्म करो यार, हर महीने दो ना। गवर्नमेंट के पास हर महीने कलेक्शन आ रहा है, उस पैसे का क्या करेगी, रोड, डैम, ब्रिजेस पे खर्च करेगी। अच्छा, अब वो जो TDS का एडवांस टैक्स गवर्नमेंट एक तरीके से लेती है, उस पर कोई ब्याज देती है आपको? 1-1.5 साल का तो पैसा उधारी मिल गया गवर्नमेंट को, बिना ब्याज का पैसा मिल गया, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ गवर्नमेंट का? तो इन सब चीजों को देखते हुए TDS का स्ट्रक्चर लाया गया कि जो भी बंदा जैसे जैसे कमाएगा वैसे वैसे उससे टैक्स काट लिया जाएगा और गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया जाएगा, जिससे गवर्नमेंट खर्च करेगी चीजों की जरूरत में। इसलिए TDS का ये कंसेप्ट लाया गया। अब स्लैब रेट का क्या लॉजिक है? स्लैब रेट का लॉजिक है 2.5 लाख रुपए एक आदमी को अपने घर खर्च के लिए, परिवार को चलाने के लिए जरूरी है, तो हमें उस 2.5 लाख जो कमाने वाला आदमी है उससे 1 रुपए का टैक्स नहीं चाहिए। तुम अपने परिवार को पालो, बस एक काम करना भैया, अच्छा बदमाशी में मत लगना, चोरी चकारी में मत लगना, उल्टे सीधे कामों मत लगना। और वो आदमी कब नहीं लगता, जब उसका पेट नॉर्मली भरा हुआ होता है, ठीक है। ज्यादा भरा हुआ वाला ही बदमाश हो जाता है। तो नॉर्मली भरा हुआ, काम चल रहा है, आया खवाया भैया, मैं तो अपनी नून तेल लकड़ी में लगा हुआ हूँ। जब आदमी का पेट नहीं भरता, कमाई नहीं होती और टैक्स में भी देना पड़ता, तो उसके मन में चोरी चकारी आएगी, परेशान होना आएगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ बताएगा कि उसको बैठने का। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपको एक छूट देती है। अब क्यों ये बाद में 87 की छूट मिली, गवर्नमेंट को लगा नहीं है आज की डेट में एक आदमी का 40,000 तक 42,000 से कम में काम नहीं चलता, ठीक। तो उसने क्या करा, आपको 87 की छूट दे दी, 12,500 की छोड़ देंगे अगर तुम्हारी 5 से कम रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारी 5 से ज्यादा है, तो यानी कि तुम एक अच्छे लेवल के आदमी हो, आई कैन टेक द टैक्स फ्रॉम यू फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। तो देश की सेवा के लिए आपसे टैक्स लिया जा सकता है, वसूला जा सकता है, और उस टैक्स को हम फिर यहाँ पे कैलकुलेशन का तरीका से, ठीक है। तो एक है हमारा TDS, और उसके अलावा हमारा एडवांस टैक्स और आता है। तो हमारी क्लास एडवांस टैक्स भी TDS के अंदर इंक्लूड हो, ठीक है। तो TDS का यहाँ पे लॉजिक समझ में आया कि क्यों ले रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का लेने का मकसद सिर्फ एक है कि मैं उससे लूं जो देने की कैपेबिलिटी रखता है, मिडिल और रिच क्लास, इससे ना लूं पुअर फैमिली से, और कैलकुलेशन करके मैं महीने के महीने लूं। ये तो हुआ सैलरी वाले स्ट्रक्चर का पार्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई सैलरी तो ठीक है, सबकी आई नहीं है, इसमें तो हम ले ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनसे पैसा नहीं आ रहा, लेकिन और कहाँ से पैसा आया। तो गवर्नमेंट ने सोचा तो उसको कुछ और एरिया मिले जहां पे वो क्या ले सकती है, टैक्स और ले सकती है, क्योंकि कमाई तो हर आदमी कर रहा है बैठ के। तो उसने बहुत दिमाग लगाया, कहाँ कहाँ कमाई होगी समझते हैं हम, ठीक है। इसको रब कर दो बेटा, मैं ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया सर? 1 Okay.
अब गवर्नमेंट ने एक चीज महसूस करी कि खाली सैलरी ही एक एरिया नहीं है जहां से टैक्स आता है। हर कोई तो सैलरी पे काम नहीं कर रहा ना, लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो हम एनालाइज करते हैं लोग क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे पैसा कमाया जाता है, क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे पैसा कमाया जाता है। तो जरा देखिए काम क्या क्या है। Fascinating. तो कहाँ कहाँ से पैसा कमाया जा सकता है उसको देखते हैं। बताइए कहाँ कहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। बिजनेस और प्रोफेशन। एक और ब्रॉड कैटेगरी करते हैं, क्या करें? या तो मार्केट में गुड्स बिकेंगे या सर्विसेज बिकेंगी। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट किसमें ज्यादा होता है, गुड्स में, सर्विसेज में? मार्जिन ऑफ प्रॉफिट तो सर्विसेज में ज्यादा होता है, यानी कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज मोर इन सर्विसेज। ठीक है, मोर हियर। यहां पे MOP मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज लेस। तो अगर आप होते हुए टैक्स लगाने वाले तो आप कहां लगाते टैक्स, किस चीज पे टैक्स लगाते बताइए, कहां लगाते? हाँ, किस पे डिपेंड करता है? क्लाइंट मतलब अब वो बिजनेस हाँ जी, आप किस पे टैक्स की वसूली सोचते हैं? एडीएस। ऐसा गवर्नमेंट आप अपनी कंपनी में कुछ सामान परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करा, क्या आपको लगता है उस फर्नीचर की पेमेंट के समय आप टीडीएस की बात करते हो? करते हो क्या? 1 लाख का फर्नीचर परचेज करके टीडीएस काटोगे? this the name at the way of it to be of the proof with other side. ये बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा रहा हूँ। टीडीएस को समझने से पहले इस कंसेप्ट को समझो। वो ये कहते हैं मैंने जिससे फर्नीचर परचेज किया उसका मैं टीडीएस काटूंगा और तब पेमेंट करूंगा। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्नीचर के केस में गुड्स इन्वॉल्व हैं, गुड्स के केस में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कम होता है। उसका फर्नीचर पर 4 या 5% करता हो। ठीक, अब लॉजिक समझिए मैं क्यों कहना चाहता हूँ। सपोज उसने आपको 1 लाख का फर्नीचर दिया, उसने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 5,000। 5,000 इससे ज्यादा मार्जिन नहीं होता। वो ठीक है, हम कई बार रिटेल में बहुत ज्यादा कमाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन 5,000 से ज्यादा मार्जिन नहीं होता। अब आप इसमें टीडीएस कितना काटोगे? 1%, 2%, 5% या 10%? मान लो 1% भी काटा तो 1,000 कट गया। तो वो अपने आगे मार्जिन में इसमें एडजस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो आजकल ये कंसेप्ट आया है, गुड्स पे भी टीडीएस आया है, वो मैं अलग क्लास में लूंगा। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट ने सोचा इनकम में पैसा कैसे जनरेट करे, नए नए एवेन्यूज निकालने, उसमें से गुड्स पे भी टीडीएस आया, बताऊंगा। लेकिन जो स्टार्टिंग जो फंडा था हमारा वो ये था कि सर्विसेज पे ही हम क्या करेंगे, टीडीएस काटेंगे, गुड्स पे टीडीएस नहीं कटता। ठीक बेटा, क्लियर हो गई बात? अब सर्विसेज पे टीडीएस किन किन सर्विसेज पे कटेगा, कौन कौन सी सर्विसेज है? ठीक है, बिजनेस को छोड़ देते हैं। पहली सर्विस का नाम बताइए, क्या सर्विस है? प्रोफेशनल सर्विसेज।
बिल्कुल टेक्निकल सर्विसेज एक ही बात है ऊपर जैसी। और रेंटिंग ऑफ रिन्यूएबल प्रॉपर्टी सब बता रहा हूँ। रेंटिंग ऑफ रिन्यूएबल प्रॉपर्टी और क्या होता है बेटा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद? रेंटिंग ऑफ मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स। और क्या चीज है बेटा? मैं थोड़ी सी चीजें लेके आपको ये समझाना चाहूंगा कि इसमें रेट का अंतर क्यों है। और क्या बेटा? कमीशन इनकम और कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज। ठीक, अब मैं आपसे ही पूछूंगा प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज वो है जो हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो एक पर्टिकुलर डिग्री होल्ड करते हैं वो देते हैं। तो हमारे केसेस में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज क्या होती है? कम या ज्यादा? बहुत कम होती है। मैं अपने बाजुओं की ताकत का पैसा वसूलता नहीं हूं, मैं अपने दिमाग का पैसा वसूलता हूं। ठीक है, तो मेरी एक सलाह इज हाईली पेड, तो मेरा मार्जिन क्या होगा? ज्यादा हो। समझिए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किराए पे जगह बना के दे दी। मेहनत होती है कोई, देने के बाद, बनाने की बात नहीं कर रहा, देने के बाद कोई मेहनत होती है, कलेक्शन कोई मेहनत होती है, कुछ करना होता है, तो मार्जिन यहां पे भी ज्यादा है। मशीनरी और इक्विपमेंट किराए पे दे दी, जनरेटर मशीनें, क्या यहाँ पे मेहनत होती है? सोच लीजिए, होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि आप जब मशीनरी वगैरह दोगे तो उनके रखरखाव में भी खर्च करना पड़ेगा, तो आपका पैसा खर्च होगा, मेहनत भी होगी, देखना पड़ेगा टूट फूट ना हो। प्रॉपर्टी की जैसे बहुत कम देखते, एक बार आए नजर घुमाई, ठीक है यार, कोई जबरदस्ती पंगा भी नहीं लेता। और मशीन क्योंकि यूज हो रही है बार बार, तो टूट फूट भी ज्यादा होगा। क्लियर? कमीशन इनकम, क्या बहुत मेहनत होती है? उतनी मेहनत नहीं होती, उतनी मार्जिन भी नहीं होता इसमें भाग दौड़ करनी पड़ती है। हाईली पेड मार्जिन इसमें है प्रोफेशनल सर्विसेज में, टेक्निकल सर्विसेज में और इमूवेबल प्रॉपर्टी में। उसके बाद मार्जिन कमीशन इनकम में आता है, फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट में आता है, और आखिरी में कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। आपको इसमें मार्जिन क्यों नहीं है जी? ये तो बहुत काम का मार्जिन है। आपने बंदे को पकड़ा, मिनिमम वेज एक्ट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आपने कहा भाई तेरे को मैं दूंगा 13,000 रुपये, कंपनी आपको देगी 13,500 14,000 रुपये, कितना मार्जिन आपके? 1,000 रुपये एक बंदे, तो यानी कि 113, 13 सत्ते 91, यानी कि अगर 1 लाख की बिलिंग करोगे तो आपके पास क्या आएगा? मात्र 6-7 हजार। अब 7,000 तो आपकी इनकम है, कंपनी 1 लाख पे कितना टीडीएस काटनी है? 1%, यानी कि 1,000। जस्टिफाइड है, 7,000 पे कितना परसेंट आ गया? आप समझिए मेरी बात को, कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज का लॉजिक एक्सप्लेनेशन समझिए। 1 लाख की बिलिंग है, ठीक आया ना? जब 14,000 की बिलिंग करता हूं तो मेरे को लेबर को 13,000 रुपये देने पड़ते हैं, ऐसे मानो, आया ना? जब मैं 1 लाख की बिलिंग करूंगा तो मुझे लेबर को कितने पैसे देने पड़ेंगे? करना बेटा कैलकुलेट। 13/14 इंटू कितना है बेटा? मान लो लगभग लगभग इतना, तो मेरा मार्जिन कितना हुआ जरा देखना, मात्र 7,000। मार्जिन कितना है? कंपनी कितना टीडीएस काटेगी 1 लाख पे?
अगर आप देखो तो इनकम पे कितना टैक्स लगा, लगभग लगभग ठीक, लगभग लगभग 14%। अब जरा प्रोफेशनल इनकम पे आ जाओ। अगर मैंने 1 लाख की बिलिंग करी तो गवर्नमेंट का सेक्शन है 44A DA, उसके अंदर मेरी इनकम को मान लिया जाता है 50% है गुप्ता जी, इससे कम तो आप कमा ही नहीं सकते। अगर आप कहते हो जी इससे कम इनकम है तो एक काम करो, दूसरे सी से चेक करा के दो, नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। तो अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज या टेक्निकल सर्विसेज दे रहा तो गवर्नमेंट के दिमाग में उसकी इनकम आधे की है, ठीक, हम आधे की इनकम ही लेते तो जनरल है। तो 1 लाख की बिलिंग पे मेरी इनकम कितनी हुई, 50,000 पे टैक्स कितना कटा, क्योंकि वो तो 1 लाख पे कटा होगा, 1 लाख का 10% कटा ना, इस पे रेंट टैक्स रेट है 10%, 10%, 10%, 2%, 5%, 1% और 2%, ठीक है। हम 1% वाला लेके चल गए, तो यहाँ पे टैक्स मेरा कितना कटा 1 लाख पे 10% के हिसाब से। ये मेरी इनकम कितनी है, गवर्नमेंट कहती है आप 50% कमाते हो, 50, तो नेट इफेक्ट कितना आया, देखने में कितना लगता है, इससे कितना काटा 1%, अब मेरे से कितना काटा, तो मैं कहूंगा साहब मुझसे क्यों 10 गुना काट रहे हो, पर एक्चुअल में कितना फर्क है, इसका 14 और मेरा 20 है, फर्क नहीं है बहुत ज्यादा। एक्सेक्यूटिव का लॉजिक समझ रहे हैं। अब इस लेवल पे कैलकुलेशन कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये कैलकुलेशन किसी ने नहीं समझा। भाई जो कॉन्ट्रैक्टर करता है वो कहीं से बंदों को लाता है, कोई चीज आपको कॉन्ट्रैक्ट में देता है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो उसका मार्जिन बहुत कम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा इतना मार्जिन, बहुत कम मार्जिन होता है एक्चुअल में, पर हाँ काम ज्यादा बनता है। मान लो उसने 10 लाख का काम मिला तो 70,000 कमा लिए, ठीक है, पैसा मरता भी है, फंसता भी है, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ मार्जिन कितना है उसके पास, बहुत कम है, तो इसलिए टीडीएस भी कम है, क्योंकि टीडीएस इनकम पे डिपेंड करता है, कमाई नहीं हो रही उसकी। सीए की कमाई ज्यादा है, सीए की कमाई ज्यादा है, यहाँ कमाई ज्यादा हो रही है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी 10% है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो अगर मेरी दुकान बनी हुई है, मकान बना हुआ, तो खर्चा ही नहीं है ना यार, क्या खर्चा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 30% गवर्नमेंट छूट दे देती है, तो लगभग खर्चा ना के बराबर है। मान लो मैं 30% भी खर्चे में मान लूँ जो गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है 30%, तो मेरी इनकम कितनी हुई, 1 लाख पे 70,000 रुपये, कमाई कितनी है मेरी 70,000 रुपये, और मेरा टीडीएस कितना 10,000, तो कितना आया बेटा, लगभग 14%, ठीक, इसी के बराबर है ना, तो सेशन पे थोड़ा ज्यादा है, ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये कैलकुलेशन का एक अलग तरीका है जो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो डिफरेंट रेट्स है इनका लॉजिक क्या है। अगर हम इन डिफरेंट रेट्स का लॉजिक समझ जाएंगे तो हमें ये याद रखने में आसानी होगी कि यार प्रोफेशनल पे ज्यादा क्यों है और रेंटिंग और प्रॉपर्टी पे ज्यादा क्यों है और फिर मशीनरी वाले पे कम क्यों है। वो हो गई मेरी बात। तो इस क्लास को हम एक बार और कंटिन्यू करेंगे, रेट्स में थोड़ा सा हम स्ट्रगलिंग करेंगे, कल इसको डिस्कशन भी करेंगे, और ऑनलाइन क्लासेस वालों के लिए इसको 2 या 3 बार देखिए। मैं इसको कल फिर एक क्लास के अंदर और एक्सप्लेन करेंगे इसको हम कि भाई रेट्स में ये जो चेंजेस हैं ये किस तरीके से जस्टिफाई होते हैं, हम क्यों लेते हैं। तो आप सब जिनको भी मेरी क्लास पसंद आई हो वो लाइक से सब्सक्राइब करें और राइट में आपके बेल आइकन उसको दबाएं। थैंक यू।